विशेषण से संबंधित अनेकानेक प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसीलिए हम विशेषण के संदर्भ में विशेष रूप से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जिस विशेषण के बारे में अध्ययन करेंगे उस विशेषण को कहते हैं तुलनात्मक विशेषण। चूंकि हम विशेषण के बारे में जानते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। तो प्रश्न उठता है कि संज्ञा या सर्वनाम कहते किसको हैं? इस दुनिया में जो कुछ भी है उसका कुछ न कुछ नाम है, उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। वह नाम किसी स्थान का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी न किसी का नाम ही होगा, वह सब के सब संज्ञा कहलाएगा। अब सर्वनाम है कि उस नाम के बदले में, सब का मतलब है सभी, तो सभी नाम के बदले में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं सर्वनाम। जैसे मैं, तू, तुम, वह, वे लोग इत्यादि। तो ये सब के सब क्या है? सर्वनाम है। और किसी व्यक्ति का नाम मोहन, सोहन, हरि, गोपी वगैरह वगैरह। तो इस नाम और सर्वनाम की जो विशेषता बतलाता है उसे ही विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर है तुलनात्मक विशेषण। ये तुलना शब्द से बना है। तुलना का मतलब है बराबरी। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की बराबरी कराते हैं तो उसमें कम से कम दो व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम होना चाहिए। इसीलिए जब हम तुलनात्मक विशेषण का अध्ययन करते हैं तो उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु या भाव आदि के गुणमान आदि का परस्पर मिलान का विशेषण होता है, तभी उसे कहते हैं तुलनात्मक विशेषण। जैसे मोहन हरि से बड़ा है, मोहन हरि से छोटा है, सोहन हरि से तेज है वगैरह वगैरह, या वह सबसे तेज है। तो यहाँ पर क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच ही तुलना की जाती है और वह तुलना किसी व्यक्ति, वस्तु वगैरह की विशेषता होती है। तो इस आधार पर हम ये देखते हैं कि हिंदी में तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है। एक है मूलावस्था, दूसरा में है उत्तरावस्था और तीसरा में है उत्तमा अवस्था। अब देखिए मूलावस्था। तो मूलावस्था किसे कहते हैं? मूल का मतलब है जड़, अर्थात उसका वास्तविक रूप। जब कोई विशेषण किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की सिर्फ विशेषता बतलाता है, सीधी विशेषता बतलाता है, उसमें किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होता है, तब वहाँ पर हम ये कहते हैं कि उस विशेषण की यह मूल अवस्था है। जैसे अगर कहा जाए कि मोहन सुंदर है, तो यहाँ पर सिर्फ मोहन के बारे में कहा जा रहा है कि वह सुंदर है। किससे अधिक या कम सुंदर है, यहाँ पर कोई तुलना नहीं है। सीधे कहा जा रहा है कि मोहन सुंदर है, उसकी वाणी मधुर है। यहाँ पर ये मधुर जो है किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ तुलना नहीं करा रहा है, सिर्फ यह बतला रहा है कि उसकी वाणी मधुर है। अगर हम अन्य विशेषणों की बात करें तो वह है प्रिय, लघु, छोटा, बड़ा, भला, बुरा वगैरह वगैरह। जीव जब मूलावस्था में होता है तो वह किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ तुलना नहीं करता है, बल्कि किसी एक या एक से अधिक व्यक्ति का सीधा उसका गुण या दोष बतलाता है। अब हम इसे वाक्यगत प्रयोग कर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए एक वाक्य है, वह सुंदर है। तो सुंदर जो है
वह किसी व्यक्ति की विशेषता बतला रहा है। कौन सुंदर है? वह। सुंदर एक विशेषण है जो वह की विशेषता बतलाता है, इसीलिए वह यहाँ पर विशेष है। और वह के बारे में गुण या दोष बतला रहा है कि वह सुंदर है, इसीलिए सुंदर जो है यहाँ पर विशेषण है। और यह विशेषण सुंदर जो है किसी अन्य व्यक्ति के साथ तुलना नहीं बतला रहा है, बल्कि सीधा बोध करा रहा है कि वह व्यक्ति सुंदर है। किसी के साथ बराबरी नहीं की जा रही है। उसी तरह से अन्य वाक्य देखिए, उसका व्यवहार मधुर है। यहाँ पर मधुर जो है विशेषण है। व्यवहार तो है किंतु कैसा है? मधुर है, अर्थात मीठा है। इसीलिए यहाँ पर जान लेना आवश्यक है कि मधुर जो है व्यवहार की विशेषता है, इसीलिए व्यवहार जो है यहाँ पर विशेष है और मधुर विशेषण है। और यह मधुर जो है किसी के साथ कंपेरिजन नहीं कर रहा है, बल्कि सीधा बोध करा रहा है कि उसका व्यवहार मधुर है, इसीलिए यह मधुर भी जो है विशेषण का मूलावस्था है। अन्य उदाहरण देखिए, आप मेरा प्रिय दोस्त हैं। यहाँ पर प्रिय जो है विशेषण है, क्योंकि यह दोस्त की विशेषता बतला रहा है। दोस्त के बारे में कह रहा है कि वह प्रिय है, इसलिए दोस्त की विशेषता यहाँ पर प्रिय है। इसलिए यहाँ पर यह भी जान लेना जरूरी है कि दोस्त विशेष्य है और प्रिय विशेषण है। अन्य उदाहरण देखिए, यह चाकू लघु है। चाकू तो है किंतु कैसी चाकू है? लघु अर्थात छोटी, अर्थात लघु जो है यहाँ पर विशेषण है और चाकू की विशेषता बतला रहा है कि वह चाकू लघु है, इसीलिए यहाँ पर लघु जो है विशेषण का मूलावस्था है और चाकू जो है विशेष है। तुलनात्मक विशेषण की दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था। उत्तर का मतलब है ऊपर वाला भी। जब विशेषण ऊपर वाला का बोध कराता है, अर्थात कि विशेषण की इस अवस्था में दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच पारस्परिक तुलना की जाती है, जिसमें एक के गुण या दोष अधिक बतलाए जाते हैं, अर्थात ऊपर वाले गुण या दोष बतलाए जाते हैं, तब उसे कहते हैं कि वह विशेषण की उत्तरावस्था है। उत्तरावस्था में जब विशेषण संस्कृत से लिए गए शब्द होते हैं, अर्थात हिंदी के तत्सम शब्द होते हैं, तो वैसे विशेषण में तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहन सोहन से सुंदरतर है। इसका मतलब ये हुआ कि मोहन जो है सोहन से अधिक सुंदर है। तर का मतलब होता है उससे अधिक। उसी तरह से रमेश दिनेश से लघुतर है। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि लघु में तर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तर का मतलब होता है उससे अधिक, अर्थात रमेश जो है वह दिनेश से अधिक लघु है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रमेश और दिनेश के बीच में तुलना की जा रही है और तुलना के बाद यह बतलाया जा रहा है कि रमेश दिनेश से लघुतर है। अन्य उदाहरण ले सकते हैं, राधा मीरा से अधिक दीवानी थी। यहाँ पर क्या है? दीवानी, अधिक दीवानी। दीवानी तो थी किंतु अधिक। राधा और मीरा के बीच में तुलना की जा रही है कि राधा मीरा से अधिक दीवानी थी। यहाँ पर वही बात है कि दीवानी जो है यह तत्सम शब्द नहीं है, इसीलिए इसमें तरी प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि तर के लिए जो दूसरा शब्द अधिक है उसका प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा कि तर का प्रयोग जो है या तम का प्रयोग जो है
वह तत्सम शब्द में ही किया जाता है। इसीलिए राधा और मीरा के बीच दीवानगी का तुलना किया जा रहा है तो उसमें अधिक दीवाने का प्रयोग किया गया है। अर्थात अधिक दीवाने जो है यहाँ पर विशेषण का उत्तरावस्था है, यानी ऊपर वाली अवस्था है। हम अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। रीता गीता से लंबी है। रीता गीता से लंबी है, यहाँ पर लंबी जो है यह विशेषण है और रीता और गीता के बीच तुलना का बोध करा रही है कि रीता गीता से लंबी है, यानी अधिक लंबी है। यहाँ पर अधिक का प्रयोग नहीं किया गया है, फिर भी अर्थबोध हो जाता है कि रीता गीता से लंबी है, अर्थात अधिक लंबी है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि तुलनात्मक विशेषण की दूसरी अवस्था उत्तरावस्था में दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बीच तुलना की जाती है और उस तुलना में यह बतलाई जाती है कि एक अधिक है अपेक्षाकृत दूसरे से। तुलनात्मक विशेषण की तीसरी अवस्था है उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था के विशेषण जब किसी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो उसमें सबसे या सब में या सर्वाधिक या सर्वोत्तम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तमा अवस्था का मतलब ही है कि सबसे ऊपर वाली अवस्था। इस अवस्था में जितने भी हैं उन सभी में ऊपर का बोध होता है। इसीलिए ऐसे वाक्यों में सबसे, सब में, सर्वाधिक या सर्वोत्तम आदि शब्दों का प्रयोग किया ही जाता है। जैसे श्याम अपने गांव में सबसे अच्छा है। यहाँ पर क्या है कि श्याम जो है अपने गांव में सबसे अच्छा है, अर्थात जितने उस गांव में जितने भी हैं उस सभी से तुलना कराई जाती है कि उस गांव में जितने भी लोग हैं उस सबसे अच्छा है। तो उत्तमा अवस्था में सबसे अधिक का बोध होता है, अर्थात सबसे ऊपर वाला बोध होता है। अगर हम सबसे का प्रयोग नहीं करते हैं तो इसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे श्याम अपने गांव में अच्छा है, इसका मतलब ये होगा कि इसके बराबरी में अन्य कोई भी हो सकता है, तब यहाँ पर उत्तमा अवस्था का बोध नहीं होगा। और जब हम सबसे शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि गांव में जितने भी लोग हैं उन सभी में अच्छे हैं, एक नंबर में वो है। अन्य वाक्य हम ले सकते हैं कि रीता अपनी सहेलियों में सर्वाधिक सुंदर है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि रीता की जितनी भी सहेलियां हैं उन सभी में वह सबसे अधिक सुंदर है। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि तुलनात्मक विशेषण के उत्तमा अवस्था में विशेषण सबसे अधिक गुण दोष का बोध कराता है, और अगर उत्तमा अवस्था में कोई विशेषण के शब्द हों और वह अगर तत्सम शब्द है तो वैसे तत्सम शब्दों में तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे रीता अपनी सहेलियों में सुंदरतम है, अर्थात सबसे अधिक सुंदर है। इस तरह हम यह देखते हैं कि विशेषण उत्तमा अवस्था में सबसे अधिक गुण या दोष का बोध कराता है। धन्यवाद।